बच्चों, आपकी कक्षा, आपके घर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। सुनो बच्चों, एक गीत सुनाता हूँ। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसी जगह की सैर, जिसे छू न सको, जिसे देख न सको, वो है सेल, वो है सेल, वो है सेल। बच्चों, तुम लोग सोच रहे होगे कि आज सर का क्या मूड हुआ कि सर गाना सुना रहे हैं। तो गाना तो मैं अक्सर सुनाता रहता हूँ। तो बच्चों, एक ऐसी जगह पर चलते हैं जिसको हम लोग देख नहीं सकते अपने सिर्फ इस आँख से, जिसको छू के नहीं देख सकते, पता नहीं कर सकते, और उस चीज़ को बोलते हैं इंग्लिश में सेल, सेल, सेल। ठीक है बच्चों, तुम लोगों ने अपने अगल बगल देखा होगा दो तरह के संसार हैं। एक है सजीवों का संसार जिसमें जान होती है, जो जिंदा चीजें होती हैं, और एक निर्जीव जिसमें जान नहीं होती है, जिसमें प्राण नहीं होता है। ये जान प्राण ये क्या हुआ? ये सजीव और निर्जीव जानते हैं कि सजीवों में कुछ खास लक्षण होते हैं जिसके कारण वो पत्थर, लोहे जैसी चीज़ों से अलग होते हैं। ठीक है, वो लक्षण अभी हम लोग सीखने नहीं जा रहे हैं, वो बाद में चर्चा करेंगे उस पर। तो तुम अपने अगल बगल सजीव के संसार में क्या देखते होगे? तुम देखते होगे आम का पेड़, पीपल का पेड़, केला का पेड़ आसपास अपने देखते हो। जानवरों में देखते होगे कुत्ते, बिल्ली, गाय, हाथी, ऐसे जानवर देखते होगे। आदमी भी देखते हो। तो क्या बच्चों, तुमने कभी सोचा है कि ये सारी चीजें बनी किस चीज से होंगी? ये इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा हाथी, तो वो उसका सबसे छोटा चीज कुछ तो होगा जिससे वो बना होगा। तो पूरा जो सजीव कोई भी एक बना होता है, वो होता है बहुत ही छोटी इकाई से, उसी का नाम है सेल। जिस तरह बच्चों तुमने देखा होगा कोई कंक्रीट बिल्डिंग, मतलब एक पक्का घर जो है, उसमें दीवार होती है। दीवार का यदि प्लास्टर हम लोग हटा दें तो उसके अंदर क्या देखते हैं? ईंट का ईंट सजाया हुआ। मतलब जो घर दिख रहा है लंबा चौड़ा, क्या उसके अंदर कुछ है? मतलब ईंट पर ईंट सजा हुआ है, तब तो वो बिल्डिंग खड़ा हुआ है। ठीक इसी तरह तुमने अपने घर में रोज देखते होगे अपनी माँ को प्याज काटते हुए, प्याज काटते हुए देखा होगा। तो प्याज में परत दर परत उखाड़ते हैं, निकलता है, मतलब एक छोटी छोटी चीज से मिल करके वो पूरा प्याज बना है। जिस तरह छोटी छोटी ईंटों से मिल करके वो पूरा बिल्डिंग बना है, ठीक उसी तरह मनुष्य का भी शरीर उन छोटी छोटी चीजों से मिल करके बना होता है। पहली बार एक वैज्ञानिक, मतलब जो विशेष ढंग से सोचता है, विशेष तरह से जानकारी रखता है, जो हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, जो चीजें हैं उसके बारे में, तो उसको बोलते हैं वैज्ञानिक। तो रॉबर्ट हुक नाम का एक वैज्ञानिक था। उसने क्या देखा? उसने पेड़ की छाल लिया, एक पेड़ की छाल लिया जिसको कॉर्क बोलते हैं। पेड़ की छाल लिया और उसको उसने आवर्धक लेंस, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग लेंस, मतलब जिससे हम लोग कोई चीज को बड़ा करके देख सकते हैं। ओके, उसमें उस तरह की लेंस लगी होती है, या फिर हम लोग माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी, मतलब छोटी छोटी चीज को बड़ा करके जिससे देखा जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोप। उससे देखा कि पेड़ की छाल में जो इतनी बड़ी है, उसके अंदर भी बहुत ही छोटे 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 और पार्ट्स हैं, और उसने उसका नाम दिया सेल। सवाल है, ये सेल का मतलब क्या? सेल का मतलब घर, छोटा घर। सेल का मतलब छोटा घर, और हिंदी में बोलेंगे तो उसी को बोलते हैं कोशिका। कोश, कोश मीन्स घर, जैसे शब्द कोश, शब्दों का घर।
और तो फिर कोश क्यों नहीं रखा? कोशिका, जो कि छोटा घर है ना। कोश में जब परसर्ग या प्रत्यय लग गया इका, कोशिका, तो छोटा घर, कोश में घर, कोशिका मतलब छोटा घर। जिस तरह पुस्तक मतलब किताब, उसमें लग गया पुस्तिका मतलब छोटी किताब। ओके, छोटी किताब को बोलते हैं पुस्तिका। उसी तरह नाल, कोई जो नली होती है, नाल, यदि वो पतली और छोटी रहेगी तो क्या बोलेंगे? नलिका। मतलब यह इका जब लग जाता है ना, तो मतलब उसका रूप ही हो जाता है छोटा, उसका साइज हो जाता है छोटा, उसकी आकृति हो जाती है छोटी। तो कोशिका मतलब छोटा घर, मतलब एक इंसान के अंदर छोटा घर, एक बड़ा हाथी के अंदर छोटा घर, एक बड़ा सा बरगद का पेड़, वट वृक्ष का छोटा रूप जो है, उसी को बोलते हैं कोशिका या फिर सेल। ठीक है, तो सवाल का जवाब क्या मिला कि कोई भी सजीव जो है वह एक सबसे छोटे रूप से मिल करके बना होता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कोशिका। तो सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, ये हुआ कि वो सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, दूसरा हो गया कि वो सजीव की सबसे मूलभूत, बुनियादी, आधारभूत इकाई है। ठीक है, मतलब उसी से वो बना है। जैसे एक बरगद का पेड़ उतना बड़ा विशाल, कभी सोचा है कि वो एक बालू, बहुत चींटी तो बहुत बड़ा हो गया, चींटी से भी छोटा बालू के आकार का उसका बीज होता है, वो एक कोशिका है, और उस एक छोटी कोशिका से इतना बड़ा विशाल बरगद का पेड़ हो गया। इसी तरह एक छोटी कोशिका से एक पूरा हाथी हो जाता है, एक छोटी कोशिका से एक बड़ा सा इंसान हो जाता है। तो ये सूक्ष्मतम सबसे छोटी इकाई है, आधारभूत मूलभूत इकाई है। आगे हम लोग इसको बोलेंगे कि ये संरचनात्मक इकाई है, मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट है। स्ट्रक्चरल मतलब उसी से वो बना है, उसी से उसकी रचना, उसी से उसकी संरचना बनी है, इसलिए इसको बोलते हैं संरचनात्मक, मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, अब अगली बात है, उसमें और एक क्या लगाते हैं, कार्यात्मक इकाई भी है वो। अब मन में कभी सवाल नहीं आया कि संरचनात्मक तो चलो ठीक है कि हाँ उसी से मिलकर के बना है, सबसे छोटी इकाई मतलब सूक्ष्मतम तो ठीक है कि वो सबसे छोटी इकाई है, आधारभूत मतलब मूलभूत, चलिए कि वो ओरिजिनल चीज है, लेकिन ये कार्यात्मक या क्रियात्मक मतलब फंक्शनल यूनिट भी है। तो कौन सा कार्य वहां पर भी होता है? तो सजीव के अंदर कौन सा कार्य हो सकता है? सजीव के अंदर कौन सा कार्य हो सकता है? तो सजीव के अंदर होता है कुछ जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस है कुछ, जैसे पोषण, खाना, श्वसन, सांस लेना, है ना, उत्सर्जन, शरीर से बाहर निकालना, अपशिष्ट मतलब फालतू चीजों का शरीर से बाहर निकालना, ये सब कुछ चीजें हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे जनन या प्रजनन, ये एक सजीवों का लक्षण है, मतलब अपने ही जैसे नए जीव को जन्म देने का जो लक्षण है वो है जनन या प्रजनन। ठीक है, उसी तरह एक कोशिका से दूसरी कोशिका बन जाती है, इसको बोलते हैं वृद्धि, वृद्धि करना। देखते हो छोटा इंसान धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, हाँ तो वृद्धि भी करता है, ये कुछ लक्षण है। अब सवाल है कार्यात्मक इकाई, इसका नाम क्यों दिया? कोशिका में कौन सा कार्य होता है? मैंने कहा कि खाने का कार्य करता है, तो खाने का काम तो हमारा मुंह करता है, क्या मुंह कोशिका है? हमारा खाने का काम तो ये दांत, जीभ, ये भोजन नली करती है, ये हमारा लीवर करता है, हमारा पेंक्रियाज करता है, हमारी छोटी आंत करती है, हमारी बड़ी आंत करती है, आमाशय करती है, तो क्या यही कोशिका है? तो कार्य यहाँ हो रहा है, तो कोशिका में फिर कौन कार्य हो रहा है? सांस लेने का कार्य, सांस लेने का तो नाक से सांस लेते हैं, फेफड़ा से सांस लेते हैं, श्वास नली में जाता है, तो क्या यही कोशिका है? नहीं,
वहाँ कौन सा कार्य होता है। चलो, हमारा शरीर इतना बड़ा, कभी सोचा है हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं होंगी? लाखों करोड़ों अरबों कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, इससे शरीर बना है। अब है सवाल कि कोशिका में तब कौन सा काम होता होगा? तो यही जो मैंने अभी काम गिनाए, यही सब काम कोशिका में होता है। यदि हम लोग का शरीर लिया तो इसमें तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसे जीव हो सकते हैं जिसमें सिर्फ एक कोशिका हो? कभी सोचो, एक ही कोशिका से बना हुआ जीव कुछ होगा? हो सकता है। उसका नाम है अमीबा। क्या नाम है उसका? अमीबा, पैरामीशियम, ये सब इंग्लिश नेम है, आपको याद रखना पड़ेगा। अमीबा, पैरामीशियम, ये सब एक ही कोशिका का बना हुआ है। क्या इसको हम लोग नंगी आंख से ऐसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तब कैसे देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी, एक विशेष लेंस, एक विशेष ग्लास, एक विशेष यंत्र, मशीन है, उसकी मदद से देख सकते हैं। ठीक है, तो एक कोशिका अमीबा बना हुआ है, एक कोशिका का। तो उस कोशिका का वो खाना खाएगा तो उसका मुंह होगा क्या? उसका मुंह होगा? नहीं। वो सांस लेगा, उसका क्या अलग से अंग होगा? नहीं। तो खाने का काम मतलब पोषण करने का, श्वसन का काम, उत्सर्जन का काम, सारा उस एक ही कोशिका के अंदर होता है। ठीक है, इसलिए हमारे शरीर में तो अलग अलग अंग करते हैं, लेकिन वो कोशिका नहीं है। लेकिन एक कोशिकीय जीव जो है, एक ही कोशिका का बना हुआ जो जीव है, उसके शरीर में तो वो सारी क्रियाएं हो रही हैं। इसीलिए कोशिका को बोला जाता है कि ये सूक्ष्मतम सबसे छोटी इकाई है और मूलभूत, आधारभूत, बुनियादी इकाई है। फिर ये संरचनात्मक मतलब रचनात्मक इकाई है, जिससे वो पूरा शरीर सजीव का बनता है। और इसीलिए इसमें बोला गया है क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि उस कोशिका के अंदर वो सारी क्रियाएं होती हैं। हम लोग आगे की कक्षाओं में और जानेंगे कि जैसे कोशिका के अंदर एक पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। वहाँ पे जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी बनती है। तो ये बनता है वहाँ पे, ये काम भी होता है कोशिका के अंदर। तो ये सब कुछ कार्य हैं जिसके चलते इसको बोला जाता है कि ये क्रियात्मक इकाई भी है। तो यदि हम लोग कोशिका की परिभाषा को यदि लिखना चाहें, बोलना चाहें, अब चूंकि स्पष्ट हो गया, तो बोलेंगे कि किसी भी सजीव की सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं, और यह सजीव की कार्यात्मक मतलब क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी है। ठीक है, तो अब सवाल है थोड़ा सा कि कोशिका की संरचना कैसी होती होगी। बच्चों, तुम लोगों ने एक लीची को देखा होगा, खाया होगा तुम सब ने लीची को। तो लीची में क्या होता है? बाहर में एक खुरदरा परत होता है, बाहर में एक खुरदरा परत होता है, उसके अंदर एक पतला सा और एक लपेटा हुआ रहता है, पतला सा, एकदम पतला महीन, और उसके अंदर फिर गूदा होता है। ठीक है, और उसके अंदर फिर वो काला जैसा बीज होता है। तो ध्यान में करो बच्चे, वो लीची को ध्यान में रखो। यदि लीची पूरा एक कोशिका है तो सबसे बाहर जो खुरदरी परत है उसको हम लोग बोलेंगे सेल वॉल। सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति। कोशिका की भित्ति मीन्स दीवार। ठीक है, भित्ति मीन्स दीवार। तो कोशिका की वो सबसे बाहर की दीवार है। लेकिन ये ध्यान में रखोगे बच्चों कि जो प्लांट का सेल है मतलब पौधे की जो पादप कोशिका है उसी में ये सिर्फ होता है क्या? कोशिका भित्ति। ठीक है, ये ध्यान में रखोगे। तो जो खुरदरी परत है बाहर की उसको हम लोग सेल वॉल या कोशिका भित्ति बोलेंगे। उसके अंदर जो पतली झिल्ली टाइप की है उसको हम लोग बोलेंगे
कोशिका झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, उसका नाम। और उसके अंदर जो गूदा है उसको बोलेंगे हम लोग साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। हिंदी में बोले तो कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और जो सबसे बीच में है, जो सबसे बीच में है वो ठोस, हार्ड, ज्यादा घना, टाइट, काला जैसा जो हिस्सा है उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक। तो लीची को यदि ध्यान में रखोगे तो सबसे बाहर जो खुरदरा परत है वो सेल वॉल, कोशिका भित्ति, उसके अंदर एक पतली सी महीन सी झिल्ली, एक पर्दा है, वो है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली। और जो अंदर गूदा है वो हो गया कोशिका द्रव्य, मतलब साइटोप्लाज्म। और जो सबसे अंदर हार्ड मटेरियल है वो है केंद्रक, मतलब न्यूक्लियस। तो बच्चों आज इतना ही करेंगे। आज हमने जाना कोशिका की परिभाषा, उसको विस्तार से थोड़ा सा कि ये सब वर्ड उसमें क्यों लिखा हुआ है और इस तरह की उसके आकृति है, उसके ये पार्ट्स हैं और इसके अंदर और भी ढेर सारे पार्ट्स होते हैं, वो हम लोग अगली कक्षा में जानेंगे। बस यहाँ बस इतनी ही चर्चा करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर मुझे भेजने में दिक्कत होगी। तो बच्चों आज इतना ही। उम्मीद है मुझे कि सेल की परिभाषा, कोशिका की परिभाषा आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। यदि इसके बाद भी आप लोगों के दिमाग में कोई डाउट हो तो हमें कृपया ज़रूर संपर्क करें, मैं आप लोगों को बेशक जवाब दूंगा। थैंक यू।